ज्योग्राफी की तैयारी के लिए हमें एक अच्छी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ हमें उसका सिलेबस अच्छे तरीके से पता होना ज़रूरी है। तो बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हमें एक अच्छी रणनीति की ज़रूरत होगी। जी हाँ, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हमें एक अच्छी रणनीति की ज़रूरत होगी, जिसके तहत कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, किस टॉपिक से कौन सा टॉपिक रिलेटेड है, ये सब हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें टॉपिक्स पता करने होंगे और सिलेबस पता करना होगा कि ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या है। तो स्टार्टिंग करते हैं। अगर हम इस तरीके से ज्योग्राफी की तैयारी करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा 5 से 7% एक्स्ट्रा हो जाएगा। जी हाँ, 5 से 7%, और हम नॉर्मल बच्चों से एक अलग लाइन में आकर खड़े हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में हमें किन किन टॉपिक्स को कैसे तैयार करना होगा। तो सबसे पहले हमें भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों को पढ़ना होगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये है क्या, तो समझते हैं। भूगोल के मूलभूत सिद्धांत और भारत का भूगोल, हमने ज्योग्राफी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। भूगोल के मूलभूत सिद्धांत और दूसरा होगा हमारा भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो हमने क्या करा है कि हमने ज्योग्राफी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक में हमारा एक तरीके से वर्ल्ड आ गया और दूसरे में हमने पढ़ा अपने भारत देश के बारे में। सबसे पहले हम विश्व के बारे में पढ़ेंगे या अपनी पृथ्वी के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी कितनी लेयर्स में डिवाइड है। जैसे कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। हमारी पृथ्वी 3 लेयर्स में डिवाइड है और उनकी कुछ सब लेयर्स होंगी। उसके बाद हमें कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा पढ़नी होगी। इक्वेटर लाइन 0 डिग्री पर होगी। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, वहीं मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। इन रेखाओं को हमें पढ़ना होगा। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, जिन्हें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इनके बारे में पढ़ना होगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की स्थिति, देशांतर रेखाओं की स्थिति, कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति। भूमध्य रेखा को ज्योग्राफी की लैंग्वेज में इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा बोलते हैं और नॉर्मल भाषा में हम इसे बोलेंगे भूमध्य रेखा। कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं, साइंटिफिक रीजन से कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति तय होती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति भी एक साइंटिफिक रीजन से तैयार की गई है। हमें पृथ्वी के टेम्परेचर को पढ़ना होगा। हमें पृथ्वी का जो तापमान है उसके बारे में एक सही जानकारी की ज़रूरत होगी कि कहाँ पर हमारी आर्द्रता है या कहाँ पर हमारी नमी है। हमें ज्योग्राफी में पृथ्वी में नमी वाले स्थानों की जानकारी होना ज़रूरी है। जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व, तापमान को प्रभावित करने वाले तत्व, ये कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो कि हमें पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। और ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमारी ज्योग्राफी की एक प्रिपरेशन में हमारी हेल्प कर सकते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे और तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे। समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र से दूरी, कि किस स्थान की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है और किस स्थान की समुद्र से कितनी दूरी है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करते हैं ज्योग्राफी में पढ़ते टाइम। तो इन टॉपिक्स पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होगी। समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र से दूरी। बात करें भौतिक परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ, कुछ ऐसी शक्तियाँ जिनके कारण भौतिक परिवर्तन होता है। कहीं पर थार का मरुस्थल होगा, रेतीली ज़मीन होगी, तो कहीं पर नमी होगी और बर्फ़ वाले स्थान होंगे। भौतिक परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ, कुछ स्थान ऐसे होंगे जो ज़रूरत से ज़्यादा ठंडे होंगे, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा। भौतिक परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ कहीं पर नॉर्मल टेम्परेचर होगा। भौतिक परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ कहीं पर टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा होगा। बात करें भूकंप की, भूकंप 3 वेव्स होंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लॉन्गर। जो लॉन्गर्स वेव है वे हमारी एक तरीके से जिग जैग फॉर्म में आगे चलती है। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, लॉन्गर वेव्स। लॉन्गर वेव्स हमारी सबसे कम स्पीड में होंगी और किसी स्थान पर पहुंचने में सबसे ज़्यादा टाइम लगाएंगी। वहीं प्राइमरी वेव्स की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी और सेकेंडरी वेव्स मीडियम स्पीड होगी। भूकंप एपिसेंटर और फोकस पॉइंट पढ़ना होगा। बात करें ज्वालामुखी की, कि ज्वालामुखी कितने टाइप्स के होंगे। ज्वालामुखी के टाइप्स पढ़ने होंगे। लावा और मैग्मा में क्या फ़र्क है,
ये कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करते हैं। ज्वालामुखी, किलिमंजारो हुआ, कुछ ऐसे फेमस ज्वालामुखी है जो हमें ध्यान से पढ़ने होंगे। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ज्वार भाटा, इन तीनों टॉपिक्स पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होगी। सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, ज्वार भाटा इनसे किस तरीके से प्रभावित होता है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिन्हें हमें रेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आज के टाइम में। वर्षण के प्रकार हमें ये पढ़ने होंगे। कोहरा क्या होता है, जी हाँ, जिसे हम फॉग बोलते हैं। तुषार, जिसे हम फ्रोस्ट बोलते हैं, तुषार, कोहरा। और हमारा होगा ओस, जिसे हम ड्यू बोलते हैं, ओस। आर्द्रता यानी कि नमी वाले स्थान, किन स्थानों पर कितनी आर्द्रता होगी, ओस, तुषार और कोहरा, इन तीनों में क्या फ़र्क होगा। अब बात करते हैं पृथ्वी के ताप क्षेत्र की, कि पृथ्वी पर किस जगह क्या टेम्परेचर होगा। बात करेंगे हम सबसे पहले इक्वेटर लाइन की, जिस पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होगा। बात करें कर्क रेखा और मकर रेखा की, तो कर्क रेखा और मकर रेखा का जो टेम्परेचर है वो हमेशा चेंज होता है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर होंगी तो कर्क रेखा का टेम्परेचर कम होगा और मकर रेखा का टेम्परेचर हाई होगा। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। उष्ण कटिबंध यानी इक्वेटर लाइन जिसका टेम्परेचर हाई होगा, और शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र जहाँ पर शीत प्लस उष्ण दोनों प्रकार के टेम्परेचर होंगे। कर्क रेखा पर सूर्य आने पर शीतोष्ण कटिबंध यानी मकर रेखा का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। जलवायु के हमें प्रकार पढ़ने होंगे कि कितने प्रकार है इसके। समुद्र रेखीय जलवायु, ओशियनिक क्लाइमेट, टैंगा सादृश्य जलवायु। टैंगा टुंड्रा क्या होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि टैंगा और टुंड्रा में सबसे ज़्यादा ठंडे कौन होंगे, इनका टेम्परेचर कितना होता है और इनके टेम्परेचर में कितना परिवर्तन आ सकता है। टैंगा टुंड्रा वाली क्लास में हमने आपको बताया। भूमध्य सागरीय जलवायु। अब बात करेंगे कृषि की, कि कृषि के लिए कैसी जलवायु होना प्राप्त है, कि कृषि के हमारे कितने प्रकार होंगे, कृषि के टॉपिक को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। कृषि के प्रकार पढ़ने होंगे, कृषि से संबंधित जलवायु पढ़नी होगी और जलवायु में कैसे परिवर्तन हो सकते हैं, और कृषि में कौन सी फसल किस समय में पैदा की जाती है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि हमें पढ़ने होंगे। फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में, किस समय कौन सी खेती देश में या विश्व में की जाती है। बात करें हमारी पृथ्वी की, तो स्थायी पवन, जिसे हम परमानेंट वाइंड बोलते हैं, परमानेंट विंड यानी कि स्थायी पवन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चक्रवात और पृथ्वी चक्रवात पढ़ना होगा। चक्रवात साइक्लोन और पृथ्वी चक्रवात एंटी साइक्लोन, किसकी दिशा क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होगी, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज कौन सी होगी और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होगी, ये बात पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्थायी पवन, व्यापारिक पवन और पछुआ पवन। स्थायी पवन, व्यापारिक पवन और पछुआ पवन, इन तीनों में क्या फ़र्क है। इनके टाइप्स 3 होते हैं, लेकिन किस तरीके से डिवाइड हुए और किस पवन में किस पवन से कितना ज़्यादा फ़र्क है, या 2 पवनों के बीच में क्या फ़र्क है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। तो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ कुछ लेयर्स बनी हुई हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। जलवायु परिवर्तन की जो गतिविधि है वो किस मंडल में होंगी, सैटेलाइट कहाँ पर स्थापित की जाती है। बात करें भारत की मानसूनी जलवायु, जी हाँ, भारत की मानसूनी जलवायु, इंडियन ओशियंस, हिमालय की जो भारतीय की मानसूनी जलवायु है उसकी गति कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, ये सब टॉपिक्स आपको शायद पता हो, लेकिन इन टॉपिक्स का एक बार रिवीजन किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें भारत का नदी तंत्र पढ़ना होगा। भारत में नदियाँ कितनी हैं, कितने इनके प्रकार है, कौन सी नदी की क्या दिशा होगी, कौन सी नदी है, कौन सी महानदी है, सहायक नदी कौन सी है, कौन सी नदी किस दिशा में बहती है। जैसे नर्मदा, ताप्ती हमारी पूर्व से पश्चिम होंगी, बाकी सारी नदियाँ हमारी पश्चिम से पूर्व की नदी होगी। ताप्ती नदी की क्या दिशा होगी, दक्षिण भारत में कौन सी नदी कहाँ पर बहती है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पता होगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। भारतीय वनों का वर्गीकरण, कि भारतीय वनों का जो वर्गीकरण हुआ है वो कितने प्रकार से हुआ है। कृषिगत जलवायु क्षेत्र होते हैं हमारे कुछ कृषिगत जलवायु क्षेत्र। अब बात करेंगे भारत के भूगोल की। एक है हमारा पेंगोंग झील, ये कहाँ पर स्थित है, पेंगोंग झील